हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटरिंग। सो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंपनी अकाउंट्स के रिगार्डिंग थ्योरीज को स्टार्ट किया था। आज हम लोग का डे नंबर 2 है कंपनी अकाउंट्स एंड अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट की थ्योरी, जहाँ पे कैश फ्लो रेशियोज के थ्योरीज को हम डिस्कस करेंगे। आज का जो क्लास होने वाला है वो आने वाले अपकमिंग एग्जाम आपके एचएस फाइनल ईयर के अकाउंटेंसी के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहना, जिससे कि मैं आप लोगों को कंप्लीट नॉलेज दे पाऊँ। आज के धमाकेदार सेशन में स्टार्ट करता हूँ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नंबर 3 तक कर लिया था। आज हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है, जहां पे हम लोग समझेंगे कि राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट कॉल्स इन एडवांस, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कॉल्स इन एरियर, प्रोडक्ट एंड ऑथराइज कैपिटल। देखो, ये जो क्वेश्चन आपका आया हुआ है एग्जाम में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये पास्ट ईयर के एग्जाम में भी आया हुआ है और फ्यूचर एग्जाम में भी आ सकता है। जो आपके आने वाला एग्जाम है ना, उसमें ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए आप लोग बेटर वे में इसको समझना। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे स्टार मार्क कर लो आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आप लोगों को कॉल्स इन एडवांस क्या होता है। भाई, कॉल्स इन एडवांस देखो, इसे मैं एग्जांपल के थ्रू, क्योंकि अकाउंट्स बोले तो एग्जांपल, जैसे कि देखो एक एबीसी कंपनी है। ठीक है, एबीसी लिमिटेड है, मान लो एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है और एक एक्स शेयर है, एक्स एक शेयर होल्डर है। मतलब ठीक है, एक्स ने एबीसी कंपनी का 100 शेयर खरीदा था। समझ में आप लोगों को कि एबीसी कंपनी एक कंपनी है। ठीक है, एबीसी लिमिटेड कंपनी है और एक्स एक शेयर होल्डर है। तो एक्स ने एबीसी लिमिटेड का 100 शेयर खरीदा था। ठीक है, पहले के टाइम में क्या होता था, देखो ये फर्स्ट कॉल सॉरी आपका एप्लीकेशन आपका लेट सपोज 2 रुपये का है, अलॉटमेंट आपका भाई 2 रुपये का है, फर्स्ट कॉल आपका है 3 रुपये का, सेकेंड एंड फाइनल कॉल है आपका कितना का, 3 रुपये का। टोटल कितना है, 10 रुपये। मतलब कंपनी कभी भी पूरा का पूरा पैसा एक साथ मांगता नहीं है, पता ही आप लोगों को। 10 रुपये का शेयर का वैल्यू कितना है, 10। एक शेयर का दाम कितना है, 10 रुपया। ठीक है, और इसने कितना शेयर परचेस किया था, 100 शेयर। तो पूरा का पूरा कंपनी 10 रुपया मांगता नहीं है एक साथ, कंपनी उसे इंस्टॉलमेंट के वे में लेता है, आपको पता ही होगा शेयर्स में। ठीक है, तो सबसे पहले कंपनी ने एप्लीकेशन का पैसा ले लिया, किससे, एक्स भाई से ले लिया। एक्स शेयर होल्डर से एबीसी लिमिटेड ने 2 रुपया करके एप्लीकेशन का पैसा ले लिया। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट कंपनी अब एक से मांग रहा है, क्या पता है भैया, आप अलॉटमेंट का पैसा दीजिए। जो एबीसी लिमिटेड है ना, वो कंपनी एक्स से क्या बोल रहा है कि भैया आप उनको अलॉटमेंट का पैसा दीजिए। तो एक्स बोल रहा है कि मेरे पास बहुत पैसा है। एक्स सोच रहा है मेरे पास तो बहुत पैसा है। तो एक्स ने क्या किया पता है, अलॉटमेंट कंपनी ने मांगा, लेकिन एक्स ने क्या किया, अपना फर्स्ट कॉल का 3 रुपया एंड फाइनल कॉल का 3 रुपया भी अलॉटमेंट में ही दे दिया। मतलब इसने क्या किया, 2 रुपया अलॉटमेंट का, 3 रुपया फर्स्ट कॉल का, 3 रुपया फाइनल कॉल। कंपनी ने मांगा था बस अलॉटमेंट, लेकिन इसने फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल भी पे कर दिया। बहुत पैसा है मेरे पास। तो इसे हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। जब शेयर होल्डर अपना रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट कौन था, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, लेकिन उससे मांगा क्या गया था, अलॉटमेंट, बट उसका रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट क्या था, फर्स्ट सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल, और फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल। तो उसने उस टाइम में वो भी पे कर दिया, अलॉटमेंट के टाइम में उसने क्या कर दिया, वो भी पे कर दिया। मतलब जब एक शेयर होल्डर से जो पैसा मांगा गया है वो तो पैसा दिया, और साथ ही साथ और भी जो पैसा बचा हुआ है, जो कंपनी उससे फ्यूचर में मांगने वाला है, वो भी पैसा साथ में अभी पे कर देता है, तो उसे हम लोग कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। ठीक है, और सम टाइम होता है कि कंपनी को जब और भी पैसा का नीड होता है, तो इसको एक्स को बोल सकता है, भाई तुम्हारा पैसा बाकी था ना, वो भी पे कर दो एडवांस में, अगर करने सकेगा तो। ठीक है, और सम टाइम जो एक्स है अपना मन से, इस टाइम में तो अपना मन से ही एक्स ने क्या किया, फ्यूचर का पैसा अभी ही पे कर दिया। तो कंपनी को जो है एबीसी लिमिटेड है, इसे एडवांस में इनकम हुआ ही नहीं हुआ। कॉल्स इन एडवांस किसको मिला भाई, कंपनी को मिला। तो कंपनी को मिलेगा तो कंपनी को एडवांस में इनकम हुआ। जब कंपनी को एडवांस में इनकम होगा तो कंपनी के लिए इनकम होगा। ठीक है, एडवांस इनकम होगा। ठीक है, तो कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस refers to the amount paid by the shareholders before it is due। अभी देखो, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल तो कंपनी मांगा ही नहीं है, ड्यू हुआ ही नहीं है, लेकिन पैसा मिल गया है फॉर ए कॉल्स ऑन शेयर्स। ठीक है, इट अकर्स व्हेन ए कंपनी रिक्वेस्टेड द शेयरहोल्डर टू पे द पोर्शन ऑफ देयर शेयर। देखो, सम टाइम कंपनी रिक्वेस्ट करता है, मतलब एबीसी लिमिटेड रिक्वेस्ट कर सकता है कि एक्स को बोला, एक्स मेरा जो फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट दे दो। ये भी हो सकता है जब कंपनी को पैसा का नीड होगा। लेकिन सम टाइम, और क्या बोला है, लेकिन सम टाइम एक्स भी वॉलेंटरी अपना मन से पैसा पे कर सकता है बिफोर दिस कॉल इज मेड। वेयर देखो, यहाँ में 2 बातें, इट अकर्स व्हेन ए कंपनी रिक्वेस्टेड टू शेयरहोल्डर टू पे द पोर्शन ऑफ शेयर्स ऑफ कैपिटल बिफोर द कॉल इज मेड। कंपनी भी
मांग सकता है। अभी कॉल का टाइम नहीं है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का टाइम नहीं है, लेकिन कंपनी बोले एक्स को पैसा दो। और लेकिन सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि शेयर होल्डर वॉलेंट्री पे द अमाउंट ड्यू टू देयर शेयर अहेड ऑफ द कॉल, लेकिन सम टाइम एक्स भी अपना मन से पे कर सकता है। मतलब कुल मिला के इसका समझ क्या जाता है, क्या रिजल्ट निकलता है, जब कंपनी को शेयर होल्डर से एडवांस में पैसा मिल जाता है तो उसे हम लोग कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, अभी आप समझ में आया होगा आप लोग को। अब इसका कुछ की पॉइंट्स आप लोग समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है की पॉइंट्स। देखो, पहला बात, शेयर होल्डर में पे द कॉल अमाउंट इन एडवांस इन विच इज क्रेडिटेड टू द कंपनी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। मतलब कंपनी को जो कॉल्स इन एडवांस का पैसा मिलता है ना भाई, वो कंपनी के कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में लिखा जाता है। उसके बाद अब देखो, मान लो एक्स ने एडवांस में पैसा पे कर दिया, तो कंपनी ना एक्स को अब क्या देने वाला है? इंटरेस्ट देगा। कितना परसेंटेज देगा? 12% देगा। बोलेगा भाई एक्स, ये लो भैया इंटरेस्ट 12% ले लो। ठीक है, तो कंपनी क्या करने वाला है ना कि एक्स को 12% क्या देने वाला है भाई? इंटरेस्ट देने वाला है। क्या देने वाला है? इंटरेस्ट देने वाला है, क्योंकि एक्स ने एडवांस में पैसा दिया था। तो कंपनी अब क्या करने वाला है? 12% इंटरेस्ट देने वाला है। किसे? कंपनी को। उसके बाद इट इज अ लाइबिलिटी फॉर द कंपनी। जब देखो, जब इनकम ना एडवांस में मिले ना तो वो लाइबिलिटी ही बनता है। ये आपको भी पता है कि इनकम अगर एडवांस में मिल जाए तो वो कंपनी के लिए क्या बनता है? लाइबिलिटीज बनता है। तो ये लाइबिलिटी हो जाता है। तो ये था आपका शेयर। क्या होता? देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे भी समझा हुआ है। इफ ए कंपनी कॉल फॉर 10 पर शेयर एंड द शेयर होल्डर पे 15 इन एडवांस। कंपनी ने 10 मांगा लेकिन शेयर होल्डर ने 15 दे दिया, तो 10 विल बी treated as a actual call amount and remaining 5 will be shown as a calls in advance। समझ में आप लोगों को? फिर नेक्स्ट है आपका यह मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्या है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। हम लोग मिनिमम सब्सक्रिप्शन से पहले ये समझ लेते हैं, सबसे बेटर होगा ये वाला। पहले कॉल सीन समझ लेंगे, फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये समझो आप। कॉल सीन एरियर क्या होता है? सेम कॉल सीन एडवांस वाला का छोटा भाई ये समझो आप लोग। जैसे कि देखो, यहाँ पे भी बहुत मस्त है। जैसे कि एबीसी लिमिटेड कंपनी था। एबीसी लिमिटेड कंपनी था। एबीसी लिमिटेड ने किसे शेयर बेचा था? एक्स को बेचा था। कितना बेचा था? 100 बेचा था। एप्लीकेशन में कितना था? 2 रुपया था। अलॉटमेंट में कितना था? 2 रुपया था। फर्स्ट कॉल में कितना था? 3 था। फाइनल कॉल में कितना था? 3 था। टोटल 10 रुपया मानो। ठीक है, अब कंपनी सबसे पहले एक्स ने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया। कंपनी ने एक्स से बोला एप्लीकेशन का पैसा दो। एप्लीकेशन का पैसा तो स्टार्टिंग में ही देना पड़ता है। फिर कंपनी ने बोला भैया एक्स अलॉटमेंट दे दो, तो एक्स ने अलॉटमेंट भी दे दिया। फिर कंपनी ने बोला भैया फर्स्ट कॉल दो, तो एक्स बोलता है खुशी से, है देखो खुशी, है देखो खुशी हो गया ये। एक्स बोलता है हंसते हंसते मेरे पास पैसा नहीं है। तो एक्स ने अपना फर्स्ट कॉल 3 रुपया ला दिया नहीं, तो इसे हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। क्या बोलते हैं? जब शेयर होल्डर अपना कॉल का पैसा नहीं देता है तो उसे हम लोग कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। ठीक है, समझो आप यहाँ पे। कॉल्स इन एरियर्स refers to the amount that the shareholder have failed to pay when a company make a call on the unpaid capital of share issued to them। तो कंपनी ने क्या किया था? कंपनी ने तो एक्स को शेयर इशू किया था, लेकिन जब एक्स ने बोला भैया फर्स्ट कॉल दो, एक्स ने बोला पैसा नहीं, तो वो हो गया कॉल्स इन एरियर। इसका कुछ बेसिकली की पॉइंट्स होगा। इस की पॉइंट्स को समझना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। पहला बात, क्या क्या की पॉइंट्स है? पहला बात, इट अकर्स व्हेन अ शेयर होल्डर डू नॉट पे कॉल अमाउंट विद इन द स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। जब शेयर होल्डर अपने टाइम पीरियड के फ्रेम में जब पैसा पे नहीं करता है तो कॉल्स इन एरियर अकर होता है। अनपेड अमाउंट इज रिकॉर्डेड एज अ कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अनपेड अमाउंट कॉल्स इन एरियर के बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं देता है तो उस पर इंटरेस्ट लगता है भैया 10%, और ये कंपनी लेता है किससे? शेयर होल्डर से लेता है। किससे लेता है? शेयर होल्डर से। उस टाइम में कंपनी ने शेयर होल्डर को एडवांस में पैसा दिया था इंटरेस्ट के तौर पे, लेकिन इस टाइम में क्या हुआ था? इस टाइम उल्टा कंपनी इंटरेस्ट लेगा किससे? शेयर होल्डर से। इफ द शेयर होल्डर डज नॉट पे द अमाउंट द कंपनी कैन एनफोर्स द फॉरफीचर ऑफ शेयर। अगर मान लो कि शेयर होल्डर फाइनल को भी पैसा नहीं देता है 3 रुपया का जो था, तो कंपनी उसका शेयर फॉरफिट कर लेता है, फॉरफिट जब्त कर लेता है और रख लेता है। जैसे मैंने फॉरफीचर का आपको स्टेप समझाया था, प्रोसीड्यूर, कि एक कंपनी कैसे कैसे फॉरफिट करता है, मैंने आपको समझाया था। फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब शेयर क्या होता है? शेयर होल्डर से ले लेता है। जब शेयर होल्डर अपना कॉल्स का पैसा नहीं देता है कंपनी को, तो कंपनी क्या करता है? शेयर होल्डर का शेयर लेके अपने पास रख लेता है, उसी को फॉरफीचर ऑफ शेयर बोलते हैं।
ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो आपने, इफ ए शेयर होल्डर ऑफ 100 शेयर विथ ए कॉल अमाउंट 5 पर शेयर एंड दे फेल टू दे पे द टोटल अमाउंट 500 वुड बी रिकॉर्डेड एज ए कॉल्स इन एरियर। ठीक है, 100 शेयर पर अगर 5 रुपया नहीं देता तो 500 रुपये क्या रिकॉर्ड हो जाएगा आपका, कॉल्स इन एरियर रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया कॉल्स इन एरियर। फिर हम लोग बात करेंगे ऑथराइज कैपिटल, फिर हम लोग जाएंगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन के पास। ठीक है, कुछ कुछ हम लोग का पॉइंट सीधा हो चुका है तो हम लोग ठीक करके पढ़ेंगे उसे। सबसे पहले हम लोग भैया ऑथराइज कैपिटल, ये नंबर 5 है। ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, मतलब ऑथराइज कैपिटल का मतलब होता है नॉमिनल कैपिटल, जो एक कंपनी अपने एमओए में दिखाती है, याद रखना। ठीक है, मतलब इट मेक्स, देखो ऑथराइज कैपिटल आल्सो नोन एज नॉमिनल कैपिटल, it is a maximum amount of the share capital that a company is authorized to issue specified in its memorandum of association। मतलब कंपनी कितना शेयर इशू कर सकता है मार्केट में, ये कंपनी को अपने एमओए में दिखाना पड़ सकता है। इससे ज्यादा कंपनी इशू नहीं कर सकता मार्केट में शेयर्स। जैसे कि मान लो एक ऑथराइज कैपिटल, मान लो कंपनी का 50 लाख है तो कंपनी 50 लाख से ज्यादा कभी भी शेयर इशू कर नहीं सकता है। इससे कम होगा, इससे ज्यादा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ऑथराइज कैपिटल हम लोग नॉमिनल कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मतलब की पॉइंट्स में समझो क्या लिखा हुआ, इट इज द अपर लिमिट ऑफ द कैपिटल ऑफ ए कंपनी कैन रेज थ्रू द इशू ऑफ शेयर। मतलब कितना कंपनी, एक कंपनी कितना शेयर मार्केट में इशू कर सकता है। ठीक है, तो इसमें लिमिट कितना 50 लाख, तो 50 लाख ही कर सकता है, उससे ज्यादा कर नहीं सकता है। द ऑथराइज कैपिटल इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ए स्पेसिफाइड नॉमिनल वैल्यू, इसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, it is not necessary for the company to issue full amount of the authorized capital, it can issue a portion of it। मतलब बोला गया है कि जरूरी नहीं है कि कंपनी 50 लाख का अगर शेयर है तो 50 लाख ही इशू कर सकता है। कंपनी चाहेगा तो 50 लाख से मतलब 40 लाख भी इशू कर सकता है या 50 लाख भी इशू कर सकता है, 50 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते। इसे हम लोग ऑथराइज कैपिटल बोलते हैं। देखो यहाँ पे समझो आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू, देखो एक कंपनी में हैव एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹10 लाख विच मीन्स इट इज अलाउड टू इशू द शेयर अप टू इस वैल्यू। मतलब एक कंपनी 10 लाख से ज्यादा इशू कर नहीं सकता। जब उसका ऑथराइज कैपिटल 10 लाख है तो कंपनी 10 लाख से ज्यादा शेयर इशू कर ही नहीं सकता है। इफ इट इज ओनली इशू 5 लाख वर्थ ऑफ शेयर, द रिमेनिंग 5 लाख रिमेन अन इशू बट अवेलेबल फॉर द फ्यूचर इशुएंस। मतलब 5 लाख, मतलब 10 में से 5 इशू किया, अब 5 लाख उसका अन इशू में रह गया, लेकिन फ्यूचर में इसको इशू कर सकते हैं। इससे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑथराइज कैपिटल। अब हम लोग समझाएंगे और समझेंगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है। उस टाइम में मैंने छोड़ा था आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन, वो अब मैं बताऊंगा कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो अब जब कंपनी मार्केट में शेयर इशू करता था, आईपीओ इशू करता है, क्या करता है, आईपीओ। ठीक है, ठीक है, आईपीओ लाता है कंपनी। ठीक है, तो जब मान लो कि कंपनी ने, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, मान लो कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया है। कितना शेयर इशू किया, कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया है। तो कंपनी रूल्स के हिसाब से अब एक कंपनी ने जो 10,000 शेयर इशू किया है तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब इसमें से 90% शेयर सब्सक्राइब मतलब पब्लिक खरीद लेना चाहिए। अगर 90% शेयर पब्लिक खरीदता नहीं है तो याद रखना कंपनी को जो भी, मान लो कि ऐसा हुआ कि कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया और मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना है, परसेंटेज कितना है, 90%। मतलब पब्लिक 90% पब्लिक को शेयर खरीदना ही पड़ेगा कंपनी को। अगर कंपनी 80% शेयर ही क्या करती है, बेच पाती है ना, तो उस टाइम में कंपनी को 80% का पैसा लौटाना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया कितना है तुम्हारा, 90%। मतलब एक कंपनी को कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव होना पड़ेगा, ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको बताता है। जैसे कि देखो यहाँ पे समझना, फिर से मैं बताऊंगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन refers to the minimum amount of the capital that a company must raise from the public during the initial offering of share, मतलब इसको आईपीओ बोलते हैं हम लोग, for the issue to be considered valid। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर फिर से समझो एक बार, जैसे कि मान लो कि एक कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया है। ठीक है, मान लो कोई एबीसी लिमिटेड कंपनी है, उसने क्या किया है, 10,000 शेयर मार्केट में इशू किया है। तो पहले क्या होता था पता है, मैं स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ। पहले क्या होता था पता है कि बहुत सारा ऐसा फ्रॉड वाला कंपनी खुलता था मार्केट में। वो क्या करता था, शेयर इशू करता था, शेयर पब्लिक खरीदता था और बाद में 2 महीना 3 बाद कंपनी भाग जाता था। इससे पब्लिक का पैसा डूब रहा था। तो फिर बाद में ऐसा नहीं होने के लिए बाद में रूल्स लाया गया, सेबी को बनाया गया। ठीक है, कंपनी लॉस बनाया गया। तो उस टाइम में क्या गया था कि ऐसा नहीं होगा। सेबी ने एक क्राइटेरिया फॉलो बताया कि एक कंपनी को अपना 90% शेयर क्या करना होगा,
पब्लिक को बेचना होगा 90% से ज़्यादा या 90% तक पब्लिक सब्सक्राइब मतलब पब्लिक को खरीदना होगा। अगर पब्लिक इस कंपनी का 80% शेयर भी खरीदता है ना, तो उस टाइम में कंपनी का क्राइटेरिया था कितना 90%। एक कंपनी को 90% शेयर मार्केट में पब्लिक को बेचना पड़ेगा, पब्लिक को ऑफर करना होगा, मतलब पब्लिक को इतना खरीदना ही पड़ेगा। लेकिन अगर पब्लिक उस कम खरीदता है, लाइक 80% खरीद रहा है ना, तो उस टाइम में जो कंपनी एबीसी लिमिटेड है ना, उस टाइम में क्या करना होगा, एबीसी लिमिटेड को पूरा का पूरा पैसा 80% पैसा पब्लिक को वापस लौटा देना पड़ेगा। अगर पब्लिक ऐसा नहीं करता है, ठीक है, तो उसमें उसका कुछ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। मतलब सिंपल सा अगर समअप किया जाए कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, कि एक मिनिमम अमाउंट होता है। क्या होता है तुम्हारा, एक मिनिमम कैपिटल का अमाउंट होता है जो पब्लिक तुम्हारा जो कंपनी पब्लिक को ऑफर करता है, और उतना पब्लिक को खरीदना पड़ता है एक वैलिड टाइम पीरियड में, ठीक है, मतलब 30 दिन के अंदर में खरीदना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे की पॉइंट देखो आप लोग, क्या लिखा हुआ है, द कंपनीज एक्ट रिक्वायर्स दैट द कंपनी मस्ट रिसीव ए मिनिमम परसेंटेज ऑफ यूजुअली 90% India of the total offered amount of the issue to be considered successful. If a company fail to receive the minimum subsidy, अगर कंपनी मिनिमम 90% इशू रिसीव नहीं करता है, तो हैज टू रिटर्न द एप्लीकेशन मनी विद इन 15 डेज, और कंपनी को 15 दिन के अंदर में एप्लीकेशन का पैसा लौटाना पड़ेगा। इफ ए कंपनी डज नॉट if a company not return the application money within the 15 days, then the interest कितना चार्ज होगा कंपनी पे, 15%। समझ में आया आप लोग को। जैसे कि एक कंपनी ने 10 शेयर इशू किया था, अगर मतलब 10 साल में 90% को सब्सक्राइब हो जाना पड़ेगा, मतलब 9000 शेयर तो पब्लिक को खरीदना ही पड़ेगा। अगर पब्लिक ने क्या किया 80% शेयर खरीदा, मतलब लाइक 8000 शेयर खरीदा, अब 8000 शेयर को कंपनी को फिर से पब्लिक को लौटा देना पड़ेगा विद इन द 15 डेज। कितना डेज में, 15 डेज के अंदर में पब्लिक को लौटा देना पड़ेगा। अगर कंपनी नहीं लौटाता 15 दिन के अंदर में, तो कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा पब्लिक को, कितना परसेंट, 15%। समझ में आया बात, डिले पीरियड के कारण। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, if a company issue 1000 share of ₹10 each, the minimum subscription amount would be 9 लाख, मतलब 10 लाख का शेयर, एक्चुअली यहाँ पे 10 लाख होगा, क्या होगा आपका 10 लाख होगा, तो 10 लाख से यहाँ पे 1 लाख नहीं 10 लाख, ठीक है, 10 लाख का 90% होगा 9 लाख, ठीक है, 9 लाख सब्सक्रिप्शन हो जाना चाहिए, पब्लिक को खरीद लेना चाहिए। लेकिन अगर नहीं होता है, ठीक है, 90% होता है कितना आपका 9 लाख रुपया, ठीक है। इफ द अमाउंट इज नॉट सब्सक्राइब देन द ऑफर इज void, तो उस टाइम में खत्म करना होगा, वापस पब्लिक को करना होगा, ऐसा। ये हो गया आपका। अब हम लोग सीखेंगे प्रो डाटा। क्या सीखेंगे भाई, प्रो डाटा। देखो प्रो डाटा क्या होता है समझना। प्रो डाटा का मतलब जो भी एक्सेस पैसा मिलता है ना, उसको एडजस्टमेंट करना होता है हम लोग को। जैसे कि मान लो कि एबीसी कंपनी है, ठीक है, एबीसी कंपनी ने 1000 शेयर मार्केट में इशू किया बेचने के लिए, लेकिन एप्लीकेशन आ गया कितना, 1000 कंपनी ने इशू किया और एप्लीकेशन आ गया 2000 का, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो मान लो इसी में से एक शेयर होल्डर था एक्स, क्या था भाई एक्स, ठीक है, इसी में एक शेयर होल्डर था एक्स, एक्स ने कितना 500 शेयर खरीदा था, कितना खरीदा था एक्स ने 500 शेयर खरीदा था, ठीक है। तो 1000 शेयर कंपनी ने इशू किया था, और 1000 एप्लीकेशन, मतलब कंपनी ने 1000 इशू किया था, एप्लीकेशन कितना आ गया था 2000 शेयर्स का, कितना का एप्लीकेशन आया था भाई 2000 शेयर्स का। मतलब यहाँ पे 1000 एप्लीकेशन क्या था भाई, एक्सेस था, क्या था एक्सेस था। और उसी में एक शेयर होल्डर था एक्स, एक 2000 का कैटेगरी में एक एक्स पर्सन था, जिसने 500 शेयर के लिए अप्लाई किया था। लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन जब भी होता है, जब भी क्या होता है ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, तो जितना भी शेयर होल्डर है उसको थोड़ा थोड़ा पैसा दे दिया जाता है, मतलब थोड़ा थोड़ा शेयर, सॉरी पैसा नहीं शेयर। जैसे कि देखो एक्स ने इसमें 500 अप्लाई किया था, मान लो एक वाई ने 500 शेयर के लिए अप्लाई किया था, एक मान लो आपका ये वाई हो गया, जेड ने मान लो 500 शेयर के लिए अप्लाई किया था, और एक मान लो डब्ल्यू है, डब्ल्यू ने 500 शेयर के लिए अप्लाई किया था। तो यहाँ पे 2000 शेयर, देखो कंपनी ने इशू किया 1000 शेयर, और कंपनी को एप्लीकेशन कितना का रिसीव हुआ 2000, मतलब 1000 एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव हुआ, जिसमें से एक्स ने अप्लाई किया था 5 के लिए, वाई ने 5 के लिए, जेड ने 5 के लिए, डब्ल्यू ने 5 के लिए। तो कंपनी उस टाइम में क्या करेगा पता है भाई, उस टाइम में क्या करेगा, कंपनी बोलेगा देखो तुमने 500 के लिए अप्लाई किया, तुमने 500 के लिए, तुमने 500 के लिए, तुमने 500 के लिए, तो मेरे पास तो 1000 ही है, तो मैं क्या करूंगा तुमको 250 दे दूंगा, तुमको भाई 250 दे दूंगा, तुमको 250 दे दूंगा, और तुमको 250 दे दूंगा। तो इस तरह से कंपनी ने क्या किया, सबको शेयर अलॉट कर दिया। अब इसमें क्या कहता अब देखो हर शेयर होल्डर जो 250 के लिए एक्स्ट्रा पैसा इसने दिया था, अब देखो कंपनी को, पहला बात कंपनी तो पैसा कब कैसे मांगती है, एप्लीकेशन में 2, अलॉटमेंट में मान लो 2, आपका अलॉटमेंट में 2, एप्लीकेशन में 2, फर्स्ट कॉल में मान लो 3, एंड फाइनल कॉल में कितना
3। ऐसे करके कंपनी कितना 10 रुपये मांगेगा, इसको मांगेगा, ओबियस सा बात है। तो कंपनी बोलेगा देखो हम अभी देखो तुमने एप्लीकेशन का पैसा कितना में दिया है, 500 में दिया है। मतलब मान लो कि एक्स तुमने एप्लीकेशन का कितना पैसा दिया, बोला भाई हम तो 500 शेयर के लिए अप्लाई किया था, तो एप्लीकेशन का 500 में कितना होता है, मैंने 1500 रुपये दे दिया, सॉरी 1500 नहीं 2 रुपये करके, तो मैंने कितना दिया 1000 रुपये दे दिया। मतलब मुझे देना चाहिए कितना, 250 मुझे मिला, तो 250 पे कितना मिलना चाहिए हमको, 2 रुपया करके। मेरा 500 बनता है, लेकिन मैंने कितना दिया है, 500 पे दिया है, 1000 रुपया। तो मैंने 500 रुपये एक्स्ट्रा दिया है, नहीं दिया, किसने बोला, एक्स ने बोला। मैंने तो 500 रुपये क्या किया, एक्स्ट्रा दिया। तो कंपनी बोला देखो अभी शांति दो। कंपनी ने बोला कि मैं तो तुमसे अलॉटमेंट भी मांगूंगा, मैं तो तुमसे फर्स्ट कॉल भी मांगूंगा, मैं तो तुमसे फाइनल कॉल भी मांगूंगा। कंपनी बोले थे मैं तो तीनों मांगूंगा ना तुमसे। तो उस टाइम में मैं क्या करूंगा पता है, जो तुमने 500 रुपये एक्स्ट्रा दिया ना, तो मैं उसे इस अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल में क्या कर दूंगा, एडजस्ट कर दूंगा। एक्सेस पैसा को मैं क्या करूंगा, एडजस्ट कर दूंगा रिमेनिंग अमाउंट में, रिमेनिंग कॉल्स में। तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रोराटा। क्या बोलते हैं, प्रोराटा। अगर प्रोराटा का सिंपल सा बात बोला जाए तो क्या होता है, जो भी एक्सेस पैसा कंपनी को रिसीव होता है शेयर होल्डर से, तो उस टाइम में कंपनी क्या करता है पता है, शेयर होल्डर का एक्सेस पैसा को एप्लीकेशन अलॉटमेंट में क्या करता है, एडजस्ट करता है। उसी को हम बोलते हैं प्रोराटा एडजस्टमेंट या अलॉटमेंट बोलते हैं। ठीक है, मतलब प्रोराटा रेफर्स टू द अलॉटमेंट ऑफ द शेयर इन द प्रोपोर्शन ऑफ द शेयर अप्लाइड फॉर। व्हेन ए company makes on pro rata allotment, it adjusts the excess money received at the time of application firstly। पहले एप्लीकेशन में एडजस्ट हो जाता है, टुवर्ड्स द अलॉटमेंट, बाद में पैसा तुम्हारा अलॉटमेंट में एंड कॉल्स में एडजस्ट किया जाता है। अगर उसके बाद भी पैसा बच जाता है तो क्या किया जाता है, रिफंड। मतलब इट रिफंड्स एनी सरप्लस लेफ्ट आफ्टर एडजस्टिंग द अमाउंट टुवर्ड्स द अलॉटमेंट एंड कॉल्स ऑफ द। मान लो कि एक्स ने 500 रुपये ज्यादा दिया था, मान लो 500 रुपये ज्यादा दिया था, मान लो कंपनी ने एक्स से फर्स्ट कॉल मांगा था, फर्स्ट कॉल में मान लो 100 रुपये एडजस्ट हो गया, सेकंड कॉल में 200 रुपये एडजस्ट हो गया। ठीक है, अलॉटमेंट में मान लो 100 रुपये एडजस्ट हो गया, कितना 400 रुपये एडजस्ट हो गया, फिर भी 100 रुपये बच रहा नहीं बच रहा है, तो कंपनी से क्या कर देगा पता है, रिफंड बोलेगा, तुम लेके जाओ पैसा, ऐसा हो जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग प्रोराटा बोलते हैं। तो प्रोराटा इज इशूड टू फेयरली डिस्ट्रीब्यूट द शेयर्स व्हेन देयर आर मोर एप्लीकेशन देन द अवेलेबल शेयर। मतलब एप्लीकेशन अवेलेबल शेयर से ज्यादा एप्लीकेशन का पैसा आ गया। फॉर एग्जाम्पल इफ 100 शेयर्स बीइंग ऑफर्ड, मतलब कंपनी ने 100 शेयर ऑफर किया था, बट एप्लीकेशन कितना का भाई 2000 शेयर का शेयर्स आर रिसीव्ड। ईच इन्वेस्टर माइट टू बी अलॉटेड हाफ ऑफ द अमाउंट, मतलब हर इन्वेस्टर को हाफ ऑफ द अमाउंट मतलब शेयर्स का दे दिया गया। ठीक है, अप्लाइड फॉर एंड दैट मींस द 50% ऑफ देयर ओरिजिनल एप्लीकेशन। एग्जाम्पल इफ एन इन्वेस्टर अप्लाइज फॉर 100 शेयर and then company decide to allot the shares on a pro rata basis and they may receive only 50 shares and if the issue of the is over subscribed। तो मैंने जो आपको एग्जांपल से समझा वो लाइन नीचे में लिखा हुआ है। इस तरीके से आपका पांचों आपका एग्जांपल क्लियर हो गया, मतलब पॉइंट्स क्लियर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मैंने कल भी परसों इससे पहले वाला क्लास में भी आपको समझाया था टॉपिक कि मेंशन 3 यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। शायद आई होप मैंने समझाया था कि मुझे याद आ रहा है जैसे कि जो सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो एक्स्ट्रा पैसा हमको मिलता है, जैसे कि मान लो कि मैंने 10 का शेयर को 12 में इशू किया, 2 रुपया मैंने ज्यादा कमाया, इस 2 रुपया का पैसा का प्रीमियम का यूज हम लोग कैसे करते हैं, कंपनी कैसे करता है ये 2 रुपया का प्रीमियम का यूज, अब हम लोग ये बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, 10 शेयर प्रीमियम अमाउंट इज क्रेडिटेड टू द स्पेशल अकाउंट नोन एज द शेयर प्रीमियम अकाउंट। मतलब जो 2 रुपया का पैसा रिसीव हुआ है उसे हम लोग शेयर प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। दिस अकाउंट कैन नॉट बी यूज फॉर द रेगुलर ऑपरेशन। मतलब ये जो अकाउंट होता है ये रेगुलर ऑपरेशन के लिए यूज किया नहीं जाता है, बट इट कैन बी यूटिलाइज फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। ये मतलब लेकिन ये अमाउंट कुछ स्पेसिफिक उद्देश्य से पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि इन राइटिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। मान लो कि जब कंपनी स्टार्ट बनाया जाता है ना, तो छोटा मोटा खर्चा सब होता है। अब वो छोटा मोटा खर्चा को हम लोग खत्म मतलब कैसे यूज, मतलब जैसे कि प्रीमियम मैंने 2 रुपया हमको मिला, तो कंपनी बनाने का टाइम में मान लो 1 रुपया का खर्चा हुआ था, मान के चलिए से लेट सपोज, तो 1 रुपया का मान लो खर्चा हुआ था, तब ये 2 रुपया में से हम लोग 1 रुपया का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग का कितना रुपया बच गया प्रीमियम में, 1 रुपया। इस तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है, फॉर राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस कमीशन और डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर। मतलब शेयर इशू करने के टाइम में, डिवेंचर इशू करने के टाइम में कंपनी डिस्काउंट देता है,
कंपनी कमीशन देता है, तो उस टाइम में जो भी खर्चा होता है शेयर इशू करने का टाइम में, तो वो खर्चा भी कंपनी प्रीमियम का पैसा से ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फिर फॉर इशूइंग द फुल्ली पेड बोनस शेयर, अगर मान लो बोनस शेयर है तो बोनस शेयर, मान लो बोनस शेयर में बेसिकली ये एम्प्लॉयज को दिया जाता है, तो उस टाइम में पैसा कंपनी यहीं से एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम ऑन द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड प्रीफरेंस, मतलब कि जब कंपनी पैसा को, मतलब जब मान लो कि कंपनी ने किसी एक्स को डिबेंचर इशू किया था, अब डिबेंचर जब एक्स से मांगती है ना कंपनी, तो उस टाइम में मांगने का टाइम में कुछ पैसा किसको देना पड़ता है, किसको, सामने वाला पर्सन को। तो रिडीम करने का टाइम में भी कुछ एक्स्ट्रा खर्चा, कभी कभी प्रीमियम में रिडीम हो जाता है, तो उस टाइम में एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से रिकवर किया जाता है, इसी प्रीमियम के अमाउंट से। तो इस तरीके से प्रीमियम का यूज किया जाता है। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्या कर लो, स्टार मार्क कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, वाह, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड क्या आपका प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स में आपका क्या डिफरेंस है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर में क्या डिफरेंसेस है। पहला बार आपके इक्विटी शेयर्स यहाँ पे हो गया पैरामीटर, और एक आपको हो गया प्रेफरेंस शेयर्स। समझो, डिविडेंड, वेरिएबल डिविडेंड्स ऑन द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, इक्विटी शेयर का डिविडेंड मतलब प्रॉफिट भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड फिक्स होता है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ो या ना बढ़ो, लेकिन इसको हर रेगुलर वे में डिविडेंड मिलता है। फिक्स रेट पेड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर, हमेशा याद रखना आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो भी डिविडेंड होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलता है, ठीक है। फिर वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयर का वोटिंग राइट्स होता है कंपनी में, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के ओनर्स होते हैं और ये वोटिंग कर सकता है कंपनी के डिसीजंस में। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता है, कोई ओनर नहीं होता कंपनी के, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिस्क, हायर रिस्क इज ड्यू टू डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द कंपनीज परफॉर्मेंस। इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है क्योंकि कंपनी जितना ज्यादा रिस्क लेगा, इक्विटी शेयर का उतना ज्यादा रिस्क बढ़ता है। बट इसमें कोई रिस्क उतना नहीं होता है क्योंकि इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड फिक्स वे में मिलता है, ठीक है। अब बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर में तो लोअर रिस्क एज डिविडेंड पेड आउट द फिक्स रेट। उसके बाद क्या आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसमें आप क्या पोटेंशियल फॉर द हायर रिटर्न थ्रू द डिविडेंड्स एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। अगर मान लो कि कंपनी का प्रॉफिट या कैपिटल बहुत ज्यादा बढ़ता है तो इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड बहुत बढ़ जाएगा। बट इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें फिक्स मिलता है तो इसमें डिविडेंड हमें स्टेडी, मतलब हमेशा सेम ही रहेगा, लोअर मिलता है, मतलब स्टेडी बट टिपिकली लो रिटर्न्स देन द इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर देखो हमेशा रहना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ना हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर से कम ही डिविडेंड मिलता है, ठीक है, क्योंकि फिक्स रहता है ना भाई। फिर से प्रेफरेंस इन डिविडेंड, रिसीव डिविडेंड्स आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद जो पैसा बच जाता है डिविडेंड का तब इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। लेकिन इसमें क्या होता है, रिसीव डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर, लेकिन इसमें हमेशा प्रेफरेंस होल्डर वाले को हमेशा आपका डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलता है, ठीक है। ठीक है, तो आज हम लोग इतने ही रहने देते हैं, ठीक है। आई होप आज की क्लास सबको समझ में आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर जो भी आपको नोट्स चाहिए होगा हमारे थ्योरीज के रिगार्डिंग तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, इस नंबर पे व्हाट्सअप करो 87219364 इसमें आप व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं आपको कंपनी अकाउंट्स और पार्टनरशिप के थ्योरी के रिगार्डिंग आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा आपके व्हाट्सएप पे। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर हमारा ये चैनल आपको अच्छा लग रहा होगा, कोशिश अच्छा लग रहा हो आप लोगों का, तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ फैलाइए हमारे चैनल को, जिससे कि मैं सबको अच्छा से बता पाऊँ और अकाउंट समझा पाऊँ। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।